नया चैप्टर, नई चीजें, नई विज्ञान। देखते हैं क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता मतलब क्या है? आनुवंशिकता मतलब कि एक जीव से लक्षणों का दूसरे जीव में जाना। बहुत अच्छा सा उदाहरण लेंगे अभी। यहाँ स्टार्टिंग में एक उदाहरण में देगा, और जो कि आप अपने घर में देख सकते हो आनुवंशिकता का उदाहरण क्या है। लक्षणों से एक जीव से दूसरे जीव में जाना। और जैव विकास, जैव विकास मतलब कि जीवों का विकास किस तरह से हुआ और जीव कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है मतलब आपसी रूप से जुड़े हुए हैं। इसका कुछ हिस्सा आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता के बारे में आपने देखा था, पर्टिकुलरली कैसे जीवों का वर्गीकरण किया हुआ है। लाखों प्रजातियां हैं जीवों की, और उनकी स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर जीव की प्रजाति को एक पर्टिकुलर फैमिली में रख देते हैं। तो वो उसमें जीनस, फैमिली, वो वगैरह वगैरह, किंगडम, ये सब चीजें थी। एक प्रजाति के लोगों को एक समूह में रख देते थे, जिसके उसका स्टडी करना आसान हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि जैव विकास के तहत केवल एक ही प्रजाति के बारे में बोला जाता है। और जैव विकास में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। एक वैज्ञानिक का नाम है डार्विन। डार्विन ने जैव विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। तो हम इस चैप्टर में डार्विन के बारे में बात करेंगे। और डार्विन का एक उदाहरण, एक उनका नियम था। उनके बहुत सारे उन्होंने जैव विकास के बारे में बोला, उसमें से एक था डार्विन ने जो दिया था वो था प्राकृतिक चयन। प्रकृति किस प्रकार से उस प्रजाति का चूज करती है, या फिर किस प्रकार से तो नहीं, या प्रकृति चूज करती है, ये बोला था। किस प्रकार से तो शायद नहीं बताया उन्होंने, लेकिन चूज करती है। प्रकृति एक पर्टिकुलर प्रजाति को चूज करती है और उसी को आगे बढ़ाती है। वो प्रजाति के कुछ गुण होते हैं जो प्रकृति को पसंद आते हैं, वही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रकृति जो है पर्टिकुलर एक ही प्रजाति को जो है आगे बढ़ाती है, बाकी प्रजाति को। तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक निर्धारिता या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो वो डार्विन ने दिया था। तो जैव विकास के सिद्धांत जो है वो दो वैज्ञानिक बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो आप जीव वैज्ञानिक बोल सकते हो उनको। उन्होंने जो पहले हैं वो है लेमार्क। लेमार्क एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है जैव विकास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, बेसिक जानकारी दी, लेकिन उसके उनके कुछ सिद्धांतों पर आपत्ति थी, गलत भी साबित हुए। और उसके बाद जो आए डार्विन, डार्विन की बहुत सारी बातें जो है वो सही साबित हुई। और डार्विन बहुत बड़ा नाम है जैव विकास के बारे में। आनुवंशिकता भी उसमें कुछ हद तक शामिल है। जैव विकास के बारे में समझाने के लिए डार्विन का बहुत बहुत ज्यादा नाम है। डार्विन के बाद एक आधुनिक जैव विकास का सिद्धांत भी आया, जिसमें डार्विन से जुड़ी हुई कई बातें शामिल की गई और कुछ नई बातें भी शामिल की गई। हालांकि नई बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ये डार्विन, लेमार्क और आधुनिक सिद्धांत को पढ़ाने की जगह उन्होंने बेसिक जैव विकास के बारे में ही बात की हुई है। जैव विकास कैसा होता है, क्या होता है, प्रकृति कैसे चयन करती है, कैसे वाली फिर से बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन प्राकृतिक चयन कैसे होता है, ये जो है वो चीज उदाहरण के तौर पर दी हुई है। इसी चैप्टर में आएगा। तो स्टार्टिंग में जो है वो लिखा हुआ है, जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचय। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि कैसे डीएनए एक जीव से दूसरा जीव बनता है, तो डीएनए में कैसे चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस जो है वो शरीर में किस प्रकार की विभिन्नताएं ला सकते हैं। क्योंकि डाटा स्टोर हो नहीं रहा है एक के बाद एक जीव में, क्योंकि पूर्ण कोशिक जनन नहीं हो रहा है, पूर्ण कोशिका का पूरा विभाजन नहीं हो रहा है, पूर्ण विभाजन नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टोर नहीं करता। अगर स्टोरेज कर रहा होता तो चांसेस थे कि हम जो है वो सेम अपने मम्मी या पापा की तरह दिख रहे थे, सेम टू सेम। हमें विविधता नहीं आती है ना। तो वो डीएनए केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और एक और बात, अगर आपके पिताजी या माताजी ने जो बुक्स पढ़ ली होती तो वो बुक्स हमारे में ऑलरेडी उसका नॉलेज भरा हुआ आता है ना। वैसे ही होता है जैसे राजीव गांधी का बेटा भी राजीव गांधी ही होता, सेम टू सेम नॉलेज के साथ आता, वो नॉलेज बढ़ता जाता, सेम होता जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। राजीव गांधी का बेटा राजीव गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी है ना। तो वो पूर्ण सूत्री विभाजन ना होने की वजह से होता है। हमारे में जो है वो अर्ध सूत्री विभाजन होता है, लेकिन उसमें विविधता आना पॉसिबल है। ये डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, सेम टू सेम लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो नॉलेज वाले हैं, गेन किए हैं, जो उपार्जित लक्षण जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने हॉकी सीखी मनुष्य में रहते हुए। मेरा नहीं लेता हूँ, मेरे दादाजी का उदाहरण लेता हूँ। दादाजी ने जो है वो हॉकी सीखी, लेकिन ऐसा नहीं है जो उपार्जित लक्षण उन्होंने सीखा है, जो लक्षण उन्होंने सीखे हैं, जो चीजें उन्होंने सीखी हैं वो चीजें मुझ में भी आ जाए, पॉसिबिलिटीज नहीं है ऐसी। क्योंकि पूर्ण सूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉमनली फॉलो होगा,
दो हाथ, दो नाक, दो पैर, एक मुंह वगैरह, दांत वगैरह कॉन्सेप्ट, वो इन्फॉर्मेशन जरूर कैरी होगी एक से दूसरे में, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वो दूसरी पीढ़ी में आगे नहीं जाता है ना। हाँ, ये जरूर है कि विविधता विविधता आना जरूरी है। दादा की तुलना में पिताजी अलग दिखेंगे, पिताजी की तुलना में आप अलग दिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आनुवंशिकता का फिर कहाँ से जाता है, उसके लिए बुक जो है वो उदाहरण देती है। आप अपने कान के पल्लवों को देखिए, कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं, कर्ण पल्लव जो है वो बाहरी एरिया को बोलते हैं, जो हमारा बाहर का हिस्सा होता है ना कान का, उसको ध्यान से देखेंगे तो दो तरह के कान दिखेंगे आपको। एक कान देखेगा जो चमड़ी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये कर्ण पल्लव अलग अलग होगा, आप उसको हिला सकते हैं, मेरा कान इसी तरह का है। दूसरा कान जो होगा वो आपका चमड़ी से जुड़ा हुआ होगा। ये बहुत अच्छा सा उदाहरण है आनुवंशिकता का। एक कान जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा कान जो है वो इस तरह से अलग होगा। मेरा कान जो है वो इस तरह का है। अच्छा, आगे अब अपने आसपास अगर छोटा भाई बहन आपको देख रहा है या परिवार का कोई सदस्य दिख रहा है तो उनके कान पे फोकस करो। उनका कान, आप मम्मी पापा पे मेनली फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कान जो है वो मम्मी पापा पे गया हुआ है। इस तरह से यदि आपका ऐसा कान है तो मम्मी या पापा में से किसी ना किसी का कान ऐसा होगा, या फिर हो सकता है अगर नहीं है तो दादा दादी में से किसी ना किसी का होगा। तभी आपका कान इस तरह से है जिसमें कर्ण पल्लव जो है पूरी तरह से चिपका हुआ है। तो ये दो तरह के उदाहरण हैं जो कि लक्षणों को बताते हैं कि लक्षण किस प्रकार से माता पिता से संतान में जाते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब, आंखों का रंग मतलब पुतली का रंग, और बालों का रंग, तो वो सारी चीजें जो है हमारे में हमारे माँ बाप से आ रहे होते हैं, दादा दादी से आ रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको, कर्णपाली या लोब जो है वो कई लोगों में जुड़ी हुई रहती है, कई लोगों में निकली हुई रहती है, अलग रहती है, तो वो आपके माता पिता से आपको मिल रही होती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वंशागत लक्षण बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है आएगा जैव विकास में तो डार्विन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आनुवंशिकता में एक बहुत फेमस वैज्ञानिक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जो है आनुवंशिकता पे प्रयोग करे, और मटर के पौधे पर जो है इन्होंने प्रयोग करे, और उन्होंने देखा कि कैसे जो है अलग अलग रंग के, अलग अलग गुण के मटर का अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं, संकरण करवाएं, तो उनकी जो जनक संतान होती है कैसे उसमें लक्षण जो है वो छुपे हुए रहते हैं या फिर सामने आ जाते हैं। उन्होंने जो है उसके आधार पर दो प्रकार के लक्षण जो है वो आइडेंटिफाई करे, जो प्रभावी लक्षण होते हैं और अप्रभावी लक्षण होते हैं। वो लक्षणों को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो आज अपन इसी के बारे में थोड़े से कुछ वीडियो देखेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार से मटर के दानों पर प्रयोग करें, अगर रियल कोई मिल जाता है तो भी, और अपन को थ्योरी वाला मिलता है तो भी। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। उसके बाद ये लक्षण किस प्रकार से अपने आपको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। हाँ, उसके बाद देखेंगे लिंग निर्धारण, मतलब हम लड़की या लड़का कैसे तय होता है, कौन कौन जिम्मेदार होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो गर्ल चाइल्ड को जो है वो बुरा माना जाता है, ऐसी प्रथा रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है उसमें। गर्ल चाइल्ड को बुरा माना जाता है, तो अगर बेटी पैदा होती है तो जिम्मेदार माँ को ठहराया जाता है। जबकि इसमें आप सीखोगे माँ जिम्मेदार नहीं होती है, पिताजी जिम्मेदार होते हैं लिंग निर्धारण के लिए कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, कौन जिम्मेदार होगा, पिता जिम्मेदार होगा। तो अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार पिताजी है, या लड़का पैदा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार पिताजी है, ना कि माताजी। किसी भी कारणों से माता को दोष नहीं दिया जा सकता, है ना। तो वो कैसे होता है लिंग निर्धारण, इसमें हम देखेंगे युग कमाल का है। तो लिंग निर्धारण के लिए पिताजी किस प्रकार से जिम्मेदार होते हैं वो देखेंगे अपन इसमें, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक शुरू होगा विकास। विकास क्या है? विकास लड़के का नाम नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी क्लास में कोई विकास नहीं है? अजीब बात है, नॉर्मली होता है विकास क्लास में, कॉमन नेम है बहुत, विकास होता ही है नॉर्मली क्लास में, विकास होता है। अ, लड़कियों में कौन होता है, नाम बताओ, कॉमन नाम किसका है? मुस्कान। हाँ, बात तो सही बोला, मुस्कान होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्लास में नहीं है मुस्कान, और फॉर्चुनेटली। हाँ, होता है वैसे, मुस्कान सही नाम है। भैया थी।
थी, अच्छा निकल गई। ओ, चलो, आगे बात नहीं करूंगा मैं। विकास, विकास मतलब हम जो है वो किसी जीव के बारे में, विकास के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे डेवलपमेंट होता है। हाँ, लगे था मुझे किसी ना किसी में तो होता है। एक दृष्टांत, एक चीज बताई हुई है इन्होंने, एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है भ्रंग को लेकर। भ्रंग को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल्स। बीटल्स मतलब कुछ कीड़े, एक तरह से जैसे लाइट वाले कीड़े होते हैं ना, वैसे कीड़ों का उदाहरण लिया हुआ है। उन बीटल्स को एक प्रजाति माना हुआ है, उनमें अलग अलग रंग के बीटल्स के बारे में एक उदाहरण लिया हुआ है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसमें कि प्राकृतिक चयन किस प्रकार से होता है, और प्रकृति कैसे जो है वो जो प्रजाति लायक नहीं है आगे जीने के, उसको खत्म कर देती है। यहाँ कोरोना को जो पूरी त्रासदी रही है उसको एक देखने का एक नजरिया मिलेगा आपको यहाँ पर। मैंने बीच में कोरोना के दौरान ही एक पोस्ट भी करी थी, अपने स्टेटस पे डाली हुई थी, कि जिन्होंने डार्विनवाद पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, उनको पता चलेगा कि प्राकृतिक चयन किस प्रकार से होता है। बहुत अच्छा उदाहरण अभी चल रहा है कोरोना के दौर में। जो प्रजाति या जो जाति या जो जीव प्रकृति में बदलाव के परिपक्ष में नहीं है, उसको सहन करने के पक्ष में नहीं है, प्रकृति उनको अपने मार्ग से हटा देती है। इस तरह से भी अपन कोरोना त्रासदी देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कोरोना के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उनको ये बोल रहा हूँ कि वो लायक नहीं थे, नालायक थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्राकृतिक चयन के आधार पर हम यदि तय करें तो प्रकृति जो है वो निर्धारित करती है कि जीव रहने योग्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रकृति खुद ब खुद जीवों को जो है वो हटा देती है। जीव हो चाहे भौगोलिक कोई भी जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, वो सब चीजें प्रकृति संतुलन करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। वो संतुलन में लोगों की मृत्यु भी शामिल है। तो वो लगातार होती रहती है। उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण, उपार्जित मतलब कि जो लक्षण उपार्जित किए जाते हैं अपनी लाइफ पूरी लाइफ लॉन्ग के दौरान, नॉलेज जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, वो उपार्जित लक्षण होते हैं। आपने कोई स्किल सीखी, टेनिस सीखा, म्यूजिक सीखा, सिंगिंग सीखी, डांस सीखा, वो उपार्जित लक्षण होते हैं। आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, सूचना पहले से, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बालों का रंग, वो सभी आनुवांशिक लक्षण होते हैं। उसके बारे में जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम आएगा, जैसे बताया, मैंने बताया आपको। इनकी बुक थी प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, है ना। उनका मतलब ये सिद्धांत था, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, कैसे प्रकृति जो है वो जीवों को नष्ट करती है और उसके कारण से जैव विकास पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने परिकल्पना की थी। वह ये नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीसीज में विभिन्नताएं आती हैं। उन्हें मेंडल के प्रयोग का लाभ मिला, तो मेंडल के प्रयोगों ने कहीं हद तक डार्विन की मदद करी, है ना। पहले ये जरूर था, एक वैज्ञानिक एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहा होता था, दूसरा वैज्ञानिक दूसरी चीज पे काम कर रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होता था उनके बीच में। एक बंदा यूरोप में है, एक बंदा जो है वो इंडिया में है, या अफगानिस्तान जैसे अरब कंट्रीज में है। तो दूरी होने के कारण से कम्युनिकेशन नहीं होता था और वो सामंजस्य नहीं हो पाता था। जो नई साइंटिफिक खोज होती थी उसमें टाइम लगता था। लेकिन अभी जो है इंटरनेट ने उन सबको जो है वो बहुत करीब ला दिया है। एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कभी भी किसी प्रिंसिपल पर, किसी सिद्धांत पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके कारण से वैज्ञानिक जो खोज होती है ना, वो उनकी स्पीड जो है वो 21वीं सदी में जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से होने लगी है। तो यहाँ पर भी डार्विन को लेकिन मेंडल का सपोर्ट मिला था। डार्विन को जो है स्पीसीज में विभिन्नताओं के बारे में मेंडल से सीखने को मिला। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ये डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है कि पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, जीवन शुरू कहाँ से हुआ होगा। शायद आप लोगों ने भी 9th क्लास में या 10th क्लास में कभी ना कभी इस बारे में बात की होगी कि पृथ्वी पर जीवन शुरू कैसे हुआ, पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया, पृथ्वी कहाँ से आई। तो उसके केस में मैंने आपको बताया होगा कि सूर्य में विस्फोट हुआ, सूर्य में कोई उल्कापिंड टकराया जिसके कारण से पृथ्वी और बाकी ग्रहों का जो है जन्म हुआ। उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती गई, गर्म थी पहले, सूर्य से निकली थी, ठंडी होती गई, धीरे धीरे ठंडा होते गया, तो सबसे पहले जो चीज आई पृथ्वी पर वो पानी था, है ना। पानी आने के बाद जीवों की उत्पत्ति शुरू होती गई, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया बनते गए, और फिर लाखों वर्षों में जो है वो अलग अलग प्रजातियां जो है वो जन्म लेती हैं पृथ्वी पर। फिर उसके बाद आता है जाति उद्भव। जाति बनती कैसे है, कोई जाति बनती कैसे। अब ये जाति वो वाली जाति नहीं है, कृपया कर इस जाति को उस जाति से कंपेयर न करें, वो तो बहुत घटिया वाली जाति जाति है, जो कि धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए। जिस जाति की आप सोच रहे हो ये वो वाली जाति नहीं है। ओबीसी, एसटी, जनरल, SC ST वो वाली जाति नहीं है।
ये जाति जीव वाली जाति है, मनुष्यत्व वाली जाति है, वो बकवास जाति है, वो उसको जातिवाद में पढ़ना नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आम आम लोग इसको खत्म कर देंगे। उस जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ, अलग जाति की बात हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए आपने बंदरों की प्रजाति देखी होगी। कोई जानता है कितने प्रकार के बंदर होते हैं? कोई बताना चाहेगा जब तक मेरी चाय कंप्लीट हो जाएगी? हाँ भैया। हाँ बताओ। भैया मैंने 4 प्रकार के बंदर सुने। एक होता है चिंपांजी बंदर, भैया वो ब्राउन कलर का दिखता है। और एक तो साधारण मंकी होता है जो हनुमान जी के मंदिर पे मिल जाएगा। और एक एप्स होता है जो भैया गोरिल्ला जैसा दिखता है, काले कलर का, लेकिन गोरिल्ला पूरा नहीं होता। और हम्म। एक गोरिल्ला होता है। हम्म। भैया तुमको यानी 4 प्रकार के बंदर। बिल्कुल सही है। इसने कुछ ज्यादा डीप में बता दिया, बिल्कुल सही बोला उसने, गलत बिल्कुल भी नहीं बोला है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि काले मुंह के बंदर, लाल मुंह के बंदर, सफेद मुंह के बंदर, इस प्रकार का आंसर मिलेगा। लेकिन उसने एप्स, गोरिल्ला और औरंगुटान भी, औरंगुटान ऐसे करके एक प्रजाति होती है, वो भी लंगूर भी एक प्रजाति है। लंगूर भी एक बंदरों की प्रजाति है। तो बंदरों की बहुत सारी प्रजाति मौजूद है ना। स्पेसीज ऑफ मंकी। इंडिया में भी बहुत सारे, देखो प्रजातियों की संख्या देखो। प्रोबोस्किस मंकी, मैंड्रिल, गोल्डन स्लम नोज्ड मंकी, कितना मस्त लग रहा है। पैनामेनियन व्हाइट फेस्ड कैपुचिन, लायन टेल मॉस्क्यू। लायन टेल तो आपने सुना है, शेर पूंछ बंदर। किसी बुक में आया था ना, सोशल की बुक में आया था कि सोशल में ही आया था, साइंस में तो नहीं आता ये सिर्फ। कौन सी प्रजाति में था वो शेर पूंछ वाला बंदर? लुप्त प्रजाति में था कि भैया विलुप्त में। विलुप्त में ही है ना? हाँ। तो ये इतनी सारी प्रजातियां होती है बंदरों की, देखो सभी के चेहरे अलग दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अलग दिखाई दे रहे हैं। जय जितेश चुप रहना, कोई किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, है ना। ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इतने सारी प्रजाति होती है बंदर की, ये प्रजाति कहलाएंगे, है ना। तो जाति या प्रजाति किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से अलग होती है, वो डार्विन ने बताया। कैसे जाति का, सॉरी, ये मतलब डार्विन ने जो है उस पर कमेंट तो किया ही। और उन्होंने जो है जाति उद्भव पर, ये इसमें पढ़ेंगे हम कि कैसे एक जाति का उद्भव होता है, कैसे एक नई जाति बनती है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम क्लियर कर रहे होंगे। कौओं और भ्रंग का उदाहरण ले रहे होंगे, अपन को कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, तो वो भी देखेंगे। विकास और वर्गीकरण। जैसे जैसे विकास होता गया, जीवों को जो है वो अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया होगा। 9th क्लास में अपन ने वो विकास और विकास के बारे में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वर्गीकरण के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि कैसे हमारे और चमगादड़ के पंखों में समानता है ना। मानव और पक्षी के अंगों में देखो समान, हड्डी हड्डी देखो। यहाँ पर एक समझात अंग का उदाहरण दिया हुआ है, मानव और पक्षी की हड्डी, ये वाली हड्डी सेम दिख रही है, बस ये वाली हड्डी अलग है, जो कि विकसित होकर इसमें कन्वर्ट हुई है। मेंढक और छिपकली की हड्डी में समानता है, देखो यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर में किस प्रकार समानता है, और ये समानता ऐसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जातियां जो नई जन्म ली हुई है, उनमें कुछ ना कुछ समानता है, पक्षी और चमगादड़ की उसमें दिया हुआ है। तो ये जो है फिर उसके बाद देखेंगे जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष, जो हमको उन प्रजातियों से रूबरू करवाते हैं जो पहले कभी होती थी लेकिन अब नहीं है। जीवाश्म पेड़ का तना, जीवाश्म अकशेरुकी, जीवाश्म अकशेरुकी ट्राइलोबाइट, जीवाश्म मछली, मछली के जीवाश्म जो है अभी भी मिलते हैं। कुछ वीडियोस मैंने शॉर्ट वीडियोस में देखी फेसबुक वगैरह पे, उसमें पत्थर काट रहे हैं तो पत्थरों में इस प्रकार की मछलियों के निशान दिख रहे हैं। मोहनजोदाड़ो की थी वो, जहां तक है वीडियो, मोहनजोदाड़ो में मछली के निशान मिले थे। डायनासोर के तो सब जानते हैं, राजा सौरस का ये है, बहुत सारे सौरस होते हैं, वो सौरस बोलते हैं उनको। किसी को याद है कोई सा सौरस? जुरासिक पार्क देखी होगी, उन्होंने देखा होगा जी कुछ डायनासोर्स के नाम। राइनोसोरस, भैया मॉन्सासोरस। मोन्सोसोरस और भैया टीरेक्स। टीरेक्स तो है ही, बढ़िया। और चलो, अच्छा है। फिर भैया उसके बाद राइनोसोरस। राइनोसोरस, हाँ।
उसके बाद देखेंगे जीवाश्म बने कैसे, जीवाश्म जो हमको मिलते हैं वो बने कैसे, उसके बारे में यहाँ पर छोटा सा एनिमेशन है। विकास के चरण, प्लेन एरिया के बारे में आप सभी जानते हो, बेचारे की आंखें कितनी क्यूट आंखें देखती है ना, छोटी छोटी सी, आपने रियल में भी देखा है, वीडियो में रियल में मतलब वीडियो में, कि प्लेन एरिया की रियलिटी में कैसा दिखाई देता है, उसकी वीडियो देखी हुई है। ये रियल जीवाश्म के उदाहरण है, इस प्रकार के जीवाश्म मिले हुए हैं, पत्थरों में चिपके हुए मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के जीवाश्म जो है लिखे हुए हैं जीवाश्म के बारे में। यहाँ प्रजाति के बारे में देखा, वो जंगली गोभी का विकास, गोभी कैसे जो है वो गांठ गोभी, ये तो कॉमनली हम नहीं देखते हैं, जंगली गोभी से ही ये सब बने हुए हैं। फूल गोभी आप सभी ने खाई है, ब्रोकली खाई नहीं होगी, अपने इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन है बहुत विजिबल हो जाती है आजकल, मंडी में दिख जाती है। बंद गोभी तो सभी ने खाई होगी, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं। लाल गोभी सॉरी, बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा, ठंड में आने लगती है। सॉरी, जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, ये बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी देखी हुई होगी। और ये केल है, गोभी की एक प्रजाति है जो कि जंगली गोभी से मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, पत्ते बड़े दिखते हैं इसके, बहुत बड़े बड़े, उसकी सब्जी भी बनती है। आणविक जाति व्रत, आणविक जाति व्रत के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली डीएनए के लेवल पर हम जाति के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं आणविक जाति व्रत में। विकास के प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, इस चीज में ये बताया हुआ है कि जैव विकास हो रहा है तो उसके उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रगति भी हो रही है ना। मतलब क्या, बोलने से मतलब ये है कि कोई स्पीसीज अगर आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बंदर को उदाहरण ले लेते हैं, बंदर धीरे धीरे जो है वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, और बंदर से जो है वो लंगूर, लंगूर से चिंपैंजी, या फिर उससे वन मानस उस तरफ जा रहे हैं, एप्स की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें प्रगति हो रही है, मतलब उसमें विकास हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रगति भी होना तय है। प्रगति कब होगी? प्रगति होगी उसके द्वारा डेवलप कल्चर के द्वारा। मैंने जैसा आपको बताया कि यदि दादाजी ने कोई स्किल्स आपकी एक्वायर की हुई है, वो बच्चे तक नहीं जा सकती, लेकिन दादाजी अगर कुछ इस तरह से व्यवस्था बना के जाएं कि वो स्किल्स, उसकी ट्रिक्स, उसकी छोटी छोटी बातें, अगर वो अपने बच्चे, वो पढ़ते से ही कोई छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत आसानी से सीखी जा सकती हैं, बहुत कम समय में सीखी जा सकती हैं। हो सकता है मुझे बहुत, जैसे डार्विन बात पढ़ने में, याद करने में मुझे 4 घंटे लग गए हों, लेकिन यदि मैं उसके शॉर्ट नोट की तरह, उसको कहानी की तरह आपको समझा दूं, तो हो सकता है आपको केवल 1 घंटे ही लगे। हो सकता है आप उसको जिस तरह से समझें, आने वाली पीढ़ी उसको 5 मिनट में समझ जाए। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसके कारण से वो स्किल जो एक्वायर करने में पुरानी पीढ़ी को ज्यादा समय लगा हुआ हो, वो नई पीढ़ी को बहुत कम समय में जो है एक्वायर हो जाए। भले ही वो जन्म से सीख कर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी व्यवस्था ऐसी बनाकर जो उसे जल्दी से जल्दी सिखाया जा सकता है। और ये चीज आपने फोकस की होगी, आपके दादाजी या उनसे दादाजी की उम्र के किसी व्यक्ति को मोबाइल सिखाने की कोशिश करोगे तो उसको टाइम लग जाएगा, नहीं सीख पाएगा, उसको चीजें नहीं पता है क्या होगी। आपके सामने मोबाइल आते से आप शुरू हो जाओगे, बहुत सारी चीजें आप बिना बताए ही उसमें कर लो। तो आप में जो है वो ये जनरेशन गैप कहलाता है, और उस सीखने के लिए आपका माइंड ऑलरेडी पहले से तैयार था, इसलिए आप उसको पहले से ज्यादा अच्छे से पुरानी उम्र के लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे से सीख पाए। क्यों? क्योंकि उस तरह की व्यवस्था बनाई गई जो कि दिखती है ह्यूमन में ही, मानव में ही। बाकी प्रजाति, मच्छर अपने बेटे को लिख कर नहीं जाता है कि इस तरह से खून निकाला जाता है, इस पार्ट में काटेगा तो ज्यादा अच्छे से खून निकलेगा, वो सिखाकर नहीं जा रहा है। मच्छरों में विकास हो रहा है, इस बात से कोई लेना वो नहीं है, डाउट नहीं है, लेकिन उनकी प्रगति हो रही है, ये थोड़ी सी बात अलग है। ये टॉपिक ये सिखाना चाह रहे हैं हम कि हर प्रजाति की विकास हो रहा है, वो ठीक है, हो रहा होगा विकास, लेकिन प्रगति भी हो रही है, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। जरूरी नहीं है अगर विकास हो रहा है तो प्रगति भी हो रही है, मानव में है, मानव में चाहे विकास भी हो रहा है और उसकी प्रगति भी हो रही है, लेकिन दूसरी कोई प्रजाति देख लें तो वहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं है कि विकास हो रहा है तो प्रगति भी हो रही होगी। विकास और प्रगति कोई लड़के लड़की का नाम नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है अगर वैसे आपकी क्लास में दोनों ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है अगर कहीं पर विकास हो रहा है तो वहां पर प्रगति भी हो रही होगी, पॉसिबली ऐसी नहीं है ना। हाँ, वो बात जरूर है कि मानव का जो है वो जो विकास भी हो रहा है, प्रगति भी हो रही है। तो अब एक काम करते हैं, मेंडल के प्रयोग इस चैप्टर में जो है वो आखिरी मानव विकास के बारे में यही बात होगी कि कैसे कैसे, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है चैप्टर, मतलब
थोड़ा सा ज्यादा डीप में बताया हुआ है, लेकिन उसका ज्यादा काम नहीं है। सेंस जो है वो अगर आप इस चैप्टर का निकालोगे, बहुत सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन में ही कवर कर ली है जो कि सीखने वाली है। ज्यादा डीप में कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है। साइंस होती है यूजफुल होना, तो उसका डेली लाइफ में कुछ ज्यादा यूज नहीं है। जितना यूज चीजें हैं वो चीजें मैंने आज डिस्कस कर दी, उसी को ज्यादा डीप में डिस्कस भी करूंगा चैप्टर के दौरान। बाकी जो ज्यादा चीजें हैं उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है हमारा। वो डेली लाइफ में कुछ काम की नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहले तो अपन नया ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसका क्या काम हुआ है पोर्शन, और जिस पे हम थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। कोई ब्लूप्रिंट रखा हुआ हो तो बता सकता है क्या, मेरा टाइम बच जाएगा। हाँ, कि इस चैप्टर में से कुछ हटाया गया है, ये चैप्टर ही तो नहीं हट गया है कहीं। और ब्लूप्रिंट 11 12 का चेंज हुआ है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो 11 12 में बता देना। उर्दू के सिलेबस में भी चेंज हुआ है, मुझे मालूम था, होना ही है ये तो। ब्लूप्रिंट यहाँ नहीं दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस में नहीं दिया हुआ है। बढ़िया है। ब्लूप्रिंट 21 22। भैया हाँ। मेरे पास है। भैया हाँ 9.3 तक हटा है। 9.3 तक हटा है, 9.3 तक है। हटा है भैया, उसमें लिखा है अंत तक, 9.3 के से अंत तक। से अंत तक, तो 9.3 तक ही है फिर उसका मतलब हुआ। 9.3 से लास्ट तक हटा हुआ होगा। यहाँ तक मेरे ही निकल जाएगा, चलो। चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता जैव विकास, 9.3 विकास से पाठ के अंत तक, मतलब केवल मेंडल ही रह गया है, डार्विनवाद हटा दिया गया है। 9.3 विकास से पाठ के अंत तक, जो विकास वाला पोर्शन पढ़ा ना, क्या बताया कि विकास नाम का कोई लड़का है कि नहीं, इधर से जो है वो हटा दिया गया है यहाँ से। मतलब इस चैप्टर में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कुछ क्वेश्चन लिंग निर्धारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं आने के। अच्छा है कितने नंबर का चैप्टर, वो भी तो देख लें थोड़ा सा। भैया चैप्टर 4 नंबर, नंबर का है, 2 ऑब्जेक्टिव। बढ़िया। आनुवांशिकता 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में फिर तो लिंग निर्धारण बहुत टफ है। बड़े मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम बनाने को आ सकता है ना। तो 2 नंबर में फिर तो थोड़ा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। दो ही टॉपिक तो बचे हुए हैं, मेंडल का नियम और लिंग निर्धारण। 2 नंबर में से इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। हाँ, आप चैप्टर की डेफिनेशन जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि जो जैव विकास है। अरे भाई मेरा कंप्यूटर फिर से मरने लगा। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, उदाहरण बताओ। सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही होगा अगर आता है तो। वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। मेंडल का क्या योगदान है, मेंडल का लक्षणों की वंशागति के नियम समझाइए। तो इस पे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर इसी पे अपन ज्यादा ध्यान भी दे रहे होंगे। आनुवंशिकता किसे कहते हैं उसको अभी चैप्टर में देख लेंगे। उससे पहले 8 मिनट बचे हुए हैं, मतलब कि 32 मिनट का लेक्चर होता है। एक काम करो, फिर से ज्वाइन करो ताकि मैं अगले लेक्चर में मेंडल के कुछ वीडियोस दिखा सकूं और अपन देख सकें कि कैसे मेंडल ने आनुवंशिकता पे प्रयोग करे और उसके द्वारा ये पता लगाया कि होने वाली जो संतान है, मतलब मटर की होने वाली संतान, मटर से जो नए बीज उत्पन्न किए, मतलब नई मटर बनेगी, उसका कलर क्या कैसे डिसाइड होगा। या फिर अपन कुत्तों का उदाहरण लेके भी समझ सकते हैं कि अगर एक सफेद कुत्ता है और काला, मतलब डॉगी, फीमेल डॉगी का, जिसको हम बोल नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, फीमेल डॉगी का कलर अगर वाइट है और मेल डॉगी का कलर अगर ब्लैक है, तो उनकी संतानों के कलर क्या हो सकते हैं। उन सब कलर्स पे जो है वो बहुत अच्छे से बात हो सकती है। एक मॉडल दिया मेंडल ने, उस पर ही बात करते हैं। पहले बीज का उदाहरण लेंगे, मेंडल के नियम को समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अपन देख सके मेंडल का नियम। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।